जो प्रक्रिया थी, हम्म सोच का जो ढर्रा था वो स्वाभाविक मैंने प्रभावित हुआ। जैसे एक बहुत दिलचस्प बात मैं बता दूं, मैं उस दौर की आलोचना भी अब करता हूँ, जो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जी जी जैसे हम लोगों के दिमाग में था ना कि हमको तो कविता लिखनी है तो हमको एक हलवाहा पर कविता लिखनी चाहिए, जी या एक रिक्शा पुलर पर कविता लिखनी चाहिए, ठेले वाले पर कविता लिखनी चाहिए, किसान पर लिखनी चाहिए, किसी मजदूर पर, श्रमिक पर कविता लिखनी चाहिए। ये एक दिमाग में बात भरी हुई थी। लेकिन धीरे 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 खुद से हम लोगों ने सीखा और लगा कि नहीं, मतलब ये तो एक आरोपित जैसी बात हो गई। धीरे धीरे स्व विवेक जो है वो मतलब विकसित हुआ हमारे भीतर, तो हम लोगों ने अपने अंदर से भी जीवन जगत के बारे में सोचना शुरू किया। तब मेरी कविताओं में कुछ निजताएं भी आई, कुछ पारिवारिक प्रसंग भी आए, और उस तरह से सामाजिक चेतना के दबाव से, कुछ जो अतिरिक्त दबाव था उससे हम मुक्त भी हुए। जी। क्या इस बात को मान लें कि आप एक तो आपने किशोरावस्था में लिखना शुरू कर दिया और कॉलेज की घटना उसमें उसका बड़ा योगदान रहा, बड़ा कारण था, वो प्रस्थान बिंदु था आपका। दूसरा, आपकी रचनाओं पर क्या जेपी मूवमेंट का प्रभाव रहता है ज़्यादा, या अन्य किस कवि का ज़्यादा प्रभाव आप महसूस करते हैं अपनी रचनाओं पर, या प्रभाव किसी के प्रभाव में आकर नहीं? देखिए, वो मैं समझ गया। दरअसल देखिए, चंद्रभूषण तिवारी से जब मैं जुड़ा, उनके संपर्क में आया, तो उन्होंने जो पुस्तकें दी पढ़ने के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कविता संग्रह पढ़ो, तो उन्होंने नागार्जुन के कई कविता संग्रह दिए। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, या पुरानी जूतियों का कोरस, या हजार बाहों वाली, या सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, या केदारनाथ अग्रवाल के बहुत सारे कविता संग्रह, नींद के बादल, और बहुत सारी उनकी पुस्तकें, त्रिलोचन की कविता संग्रह, तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, शील एक कवि थे कानपुर के, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, संसद से सड़क तक। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने निर्माण के दौरान, आरंभिक दौर में, जब आपके साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा हो, तो जिन लेखकों को पढ़ते हैं उनके प्रभाव में आते हैं। दूसरी बात कि 1982 में जनवादी लेखक संघ बना, और 1980-81 में पूरे देश में प्रेमचंद जन्म शती मनाई गई थी। 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ, 31 जुलाई को, और 1980 में जब हम इंटर में पढ़ रहे थे आरा जैन कॉलेज में, तो प्रेमचंद जन्म शती वहाँ भी मनाई गई थी। उसमें बहुत सारे लेखक आए थे चंद्रभूषण तिवारी के नेतृत्व में। तब जनवादी लेखक संघ बना भी नहीं था। उसमें मार्कंडेय, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन, ये सब लोग आए थे, इसराइल, कलकत्ता से, अरुण माहेश्वरी। तो जनवाद शब्द ही जो है वो प्रेमचंद के साहित्य से उभर के सामने आया। अच्छा। जैसे आपको एक और बात मैं बता दूं कि जैसे यथार्थवाद की बात होती है ना, रियलिज्म की साहित्य में, तो आलोचनात्मक यथार्थवाद की बात होती है। जॉर्ज लुकास ने क्रिटिकल रियलिज्म की बात की है। तो ये बहस चली कि प्रेमचंद में कौन सा यथार्थवाद है। तो पहले लोगों ने कहा कि आलोचनात्मक यथार्थवाद है, कुछ लोगों ने कहा कि समाजवादी यथार्थवाद है, जिसकी बात मैक्सिम गोर्की किया करते थे। लेकिन कथन में एक लेखों की श्रृंखला छपी थी, चंद्रबली सिंह की, चंद्रभूषण तिवारी की, शिव कुमार मिश्र वगैरह की। तो उसमें चंद्रभूषण तिवारी ने अंत में ये स्पष्ट करने की कोशिश की थी चंद्रबली सिंह के संदर्भ को लेकर के, कि प्रेमचंद में न तो समाजवादी यथार्थवाद है और न आलोचनात्मक यथार्थवाद है, बल्कि प्रेमचंद में जनवादी यथार्थवाद है। तो जनवादी
कहानीकार और उपन्यासकार और विचारक और लेखक के तौर पर जो एक मॉडल होता है, वो जो मॉडल होता है, जी हाँ, वो पूरा ये होता है। जी प्रेमचंद को इन लोगों ने 1980 में जन्मशती मनाते हुए जी जनवादी रचनाशीलता का, जनवादी विचारधारा का जो एक मॉडल होता है, उस रूप में देखा प्रेमचंद को। उनको सूत्रधार मान लिया। हाँ, प्रेमचंद को सूत्रधार मान लिया। सूत्रधार ना कहिए, प्रेमचंद को इन लोगों ने अपना प्रतिमान माना। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब अपने जनवादी लेखक की कसौटी, जनवादी रचनाशीलता का निकष, जैसे प्रेमचंद जैसा लेखक होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि प्रेमचंद ने बहुत सारे मुद्दे उठाए भी, वो सब तो आप परिचित होंगे। उन्होंने स्त्रियों का मुद्दा उठाया, दलितों का मुद्दा उठाया, किसानों मजदूरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का विरोध किया। तो प्रेमचंद तो आज भी मतलब ऐसे रचनाकारों को दिशा देने का काम करते हैं। जी 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 जी। तो मैं ये मानता हूँ, मैंने कहीं लिखा भी है कि जनवादी लेखक संघ के गठन में, उसकी पूरी वैचारिकी में, जनवाद शब्द को डिफाइन करने में प्रेमचंद एक रोल मॉडल के रूप में रहे हैं। जी जी। और उनके बाद के लेखकों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शील, शमशेर, ये लेखक रहे हैं। मैं ये अगला यह प्रश्न करना चाह रहा था आपसे कि देश दुनिया के विभिन्न विसंगतियों से घिरे जो समाज में कविता की क्या भूमिका हो सकती है? क्या आप यह मानते हैं कि कविता अपनी भूमिका सही सही निभाती आ रही है? देखो, निबंध हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। कविता क्या है? जी, ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, जिसमें उन्होंने इस तरह की बात कही है ना कि सभ्यता के आरंभ से ही कविता मनुष्यता के साथ चली आ रही है। जी। और चाहे समय जितना जटिल हो, चुनौतियों भरा हो, कविता साथ चलती चलेगी। हाँ, मैंने कविता का अंत नहीं होगा, कविता हमारे मनुष्य जीवन के साथ लगी रहेगी, ऐसा शुक्ल जी का मतलब आशय है उनके निबंध में। बहु पंक्तियां तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो दरअसल जब तक ये समाज है तब तक कविता चलती रहेगी। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है ना, उसका एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। तो कविता के केंद्र में, या कह लीजिए समूचे साहित्य के केंद्र में मनुष्यता होती है। जी। आपने एक और प्रश्न उसमें जोड़ा है ना कि क्या कविता अपनी भूमिका का सही निर्वाह कर पा रही है? जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा मानना है कि खास तौर से लगातार 1980-90 के बाद जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और जिस तरह से बाजारवाद हमारे सामने है, जिस तरह से निजीकरण, उदारीकरण की प्रक्रियाएं हमारे देश में शुरू हुई, पूरी दुनिया में, तो इसने साहित्य को भी प्रभावित करने का काम किया। जी जी। हाँ, जैसे साहित्य में भी अब जैसे साधना कम है। जी जी। हाँ, लोगों में होड़ है ना पुरस्कार पा लेने की, या आजकल अब तो मतलब आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता, और उत्तर आधुनिकता के बाद उत्तर सत्य का समय आ गया है। जी जी। पोस्ट ट्रूथ जिसको कहा जा रहा है। तो पोस्ट ट्रूथ क्या है कि जहाँ सत्य ढक जाए। जैसे कथन है ना कि स्वर्ण कलश का मुख नहीं, विश्व से जो भरा हुआ घड़ा है उसका मुख स्वर्ण से ढका हुआ है। जी। तो चमकीले विज्ञापनों का युग है, गंदा साहित्य, कमजोर साहित्य, कमजोर लेखक सामने आ जाते हैं, पुरस्कार इकट्ठा कर लेते हैं। पुरस्कारों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उसके लिए पैसा भी लोग दे रहे हैं।
कि नहीं पैसा दे आजकल के? तो आजकल तो ये बात सामने आ गई है ना कि पुरस्कार जो लिए जाते हैं ना उसमें लेन देन चल रहा है। हम्म, हाँ कि 2 लाख का पुरस्कार है तो 1 लाख आप दे दीजिए आयोजक को, जी। 1 लाख ले लीजिए। हम्म, तो या ये कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो पैसा दे करके पुरस्कार ले जी रहे हाँ, हैं। जी हाँ, दोनों स्थितियाँ चल रही, पैसा दे के ले रहा है और जो मिल रहा है तो उसमें भी परसेंटेज तय कर लेते हैं, आप इतना ले लीजिए और मुझे दे दीजिए। बहुत तो सारे लेखक, हम्म, तो अच्छे लेखक हिंदी के क्यू में खड़े हैं, अब उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला, उनको ज्ञानपीठ नहीं मिला। जी जी आप बताइए कि हिंदी में जी अच्छे लेखकों की कमी थी क्या कि राम भद्राचार्य को पुरस्कार मिल गया या गुलजार को मिल गया? जी कोई और ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही साहित्य अकादमी में देख लीजिए कि बहुत सारे कमजोर कवियों और लेखकों को मिला है पुरस्कार। एक दौर में महिला आंचल को नहीं मिला, राग दरबारी को मिल गया। जी हाँ, बाद में आधा गांव को भी मिला, राही मासूम रजा जी हाँ, का जो उपन्यास है। तो बहुत सारे लेखक जो बढ़िया लेखक हैं, अच्छे लेखक हैं, उनकी अच्छी कृतियां हैं, वो उपेक्षित रह जा रही हैं। उनको अभी बिहार में पुरस्कार बांटा गया, वहाँ तमाम ऐसे कमजोर लेखकों को पुरस्कार दिया गया है जी, जिनकी साहित्य में मुख्य धारा में कोई पहचान नहीं है। तो पुरस्कार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। जी, लेकिन अभी जी, हाँ जी बताइए। नहीं भी हाल तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार युवा कविता के लिए एक बढ़िया पुरस्कार हुआ करता था। जी हाँ, अब आपको हम लोग पहले याद रखते थे कि इस साल किसको मिला, इस साल किसको मिला। जी, ये 1980 में शुरू हुआ था भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। वो नई कविता के कवि थे और उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने ये शुरू किया था। लेकिन अरुण कमल को मिला, उदय प्रकाश को मिला, ऐसे अच्छे लोगों से शुरुआत हुई। धीरे 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 ये पूरा पुरस्कार अब ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनकी कोई पहचान नहीं है। जी जी, अब रिश्ते देखे जा रहे हैं, सरोकार देखे जा रहे हैं, जाति देखी जा रही है, तब जाके पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये जो पुरस्कारों की होड़ है, इस तरह की जो राजनीति चल रही है लेने के लिए, तो इससे जो ईमानदार गंभीर लेखक हैं, जो करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं बेहतर, क्या उनके लेखन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल कहीं न कहीं से देखिए ऐसा है ना कि पुरस्कार अगर किसी जेन्युइन लेखक को मिलता है तो उसका हौसला बढ़ता है। जी हाँ, उसका मनोबल बढ़ता है, उसके लिए वो प्रेरक का काम करता है। जी, लेकिन घटिया लोगों को मिलेगा तो उसका असर तो होगा, एक साइकोलॉजिकल दबाव पड़ता है। जी जी, आदमी अपने को उपेक्षित महसूस करता है, उसको लगता है कि हमको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, तो आखिर आदमी कब तक कठिन साधना करेगा भाई। और दूसरी बात की साहित्य अपनी उस तरह से भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहा है आज के दौर में। अच्छा, सच अगर पूछा जाए तो बहुत मतलब बंदरबाट है। जी हाँ, प्रकाशकों को देख लीजिए, बड़े बड़े प्रकाशक उन्हीं कृतियों को छापते हैं, मतलब जिन लेखकों की उन तक पहुंच होती है। बहुत अच्छी कृतियां नहीं छप पाती हैं अच्छे प्रकाशकों के यहाँ से। वो पैसा दे के वहाँ पर छपाया जा रहा है जो सक्षम है आर्थिक रूप से। नहीं, मेरी जानकारी में तो है कि बहुत बड़े बड़े प्रकाशक भी हैं हिंदी के, जो ऐसे लोगों की पुस्तकें प्रकाशित करते हैं जिनको उनसे धन मिलने की उम्मीद होती है, जो बड़े पदों पर हैं, जिनके सत्ता में बड़े रसूख हैं, जो उनकी पुस्तकों की बिक्री करवा सकते हैं। उनके लिए सीधी सी बात, वो व्यवसाय कर रहे हैं, उनको पुस्तक अच्छी है या खराब इससे मतलब नहीं, व्यवसाय है उनका। नहीं, पैसे कमाई कर कोई लेना देना नहीं है, गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। कविता, कौन कवि अच्छी कविताएं लिख रहा है, कौन अच्छी कहानियां लिख रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई अधिकारी है तो वो बहुत बड़ा गायक बन सकता है, बहुत बड़ा गजल गो बन सकता है, बहुत बड़ा कवि बन सकता है, बहुत बड़ा लेखक और आलोचक बन सकता है। जी हाँ, समझ रहा हूँ आपका संकेत। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो पुरस्कारों की होड़ और जो पुरस्कारों का ये सब चल रहा है, तो इसके चलते क्या आप भी मन में कहीं पीड़ा महसूस करते हैं? देखिए, बहुत ईमानदारी की बात बताऊं कि जैसे हम लोग अगर कोई साधु और संत नहीं है ना, जी हाँ, जी हाँ, हम लोग भी तो पारिवारिक जिंदगी जीते हैं, घर बार हम लोगों का भी है। अब छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि
मतलब आप इतने दिनों से लिख पढ़ रहे हैं, जी। आपको कोई पुरस्कार नहीं मिला, हम्म, आपकी कोई रचना पाठ्यक्रम में नहीं लगी, नहीं पढ़ाई जाती है, हम्म, तो उनको क्या नहीं, पता है स्वाभाविक सी कि बात है कि हम भी इंसान हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं और अच्छा लिख भी रहे हैं। नहीं, जैसे हर कोई जो मेहनत करता है, ईमानदारी से अपने श्रम से अपने काम कर रहा है, अपने सृजन में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो अब अगर कोई कहता है कि हमें किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं है, तो मुझे ये बात आरोपित लगती है। अच्छा। कहीं न कहीं लेखक के मन में, देखिए अभी मैं एक उद्धरण पढ़ रहा था नामवर सिंह का, जी हाँ। जिसमें उन्होंने अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रश्न पूछा जी। कि सबसे बड़ा दुख क्या है। जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सबसे बड़ा दुख है अपने को न समझा जाना। अपने को ना समझा जाना। हाँ, मतलब आपने जो लिखा पढ़ा उसको किसी ने रेखांकित नहीं किया। जैसे निराला अपनी कविता में लिखते हैं ना, एक जगह स्नेह निर्झर बह गया है, एक गीत है उनका, उसमें लिखते हैं कि मैं अलक्षित हूँ कभी कह गया है। निराला का सबसे बड़ा दर्द था, उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी, जिसे उन्होंने इस गीत में व्यक्त किया है कि मैं अलक्षित हूँ, मुझे लक्षित नहीं किया गया, मतलब मुझे पहचाना नहीं गया, मुझे समझा नहीं गया। क्योंकि निराला के जीवन काल में ही आपने देखा होगा कि आलोचक रामचंद्र शुक्ल जो थे वो प्रसाद को, पंत को महत्व दे रहे थे, निराला को नहीं दे रहे थे। निराला तो बाद में चर्चा में आए जब नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना सामने आई। तो कहने का मतलब कि इसी तरह से कबीर का एक दोहा है जिसमें कहता है ना कि मुझको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए। मतलब उनकी पीड़ा भी थी कि हमको लोग लख नहीं पा रहे हैं, हमको तो जो पूरबिया होगा, जो धुर पूरब का होगा, वही लख पाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सोच है मेरी, क्या चिंतन है। तो नामवर ने कहा कि सबसे बड़ा सुख क्या है, तो कहा कि ठीक इसके उल्टा, मतलब आदमी को समझ लिया जाना। आपको समझ लिया गया कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, उसको समझ लिया गया। आपकी असल पहचान क्या है, अगर आपको पहचान लिया गया तो ये सबसे बड़ा सुख होता है। जी। अब आपको किसी ने पहचाना ही नहीं तो ये सबसे बड़ा दुख होता है। पहचान लिया जाना सबसे बड़ा सुख होता है। जी। तो ये हर लेखक में, जिसे पुरस्कार मिलते हैं तो चर्चा होती है ना, आदमी रेखांकित होता है। कुछ लोग दिखावा भी करते हैं कि हमने पुरस्कार वापस कर दिया। हाँ, तो मैं सीधी बात करता हूँ। वो भी एक चर्चा का विषय हो जाता है। वापसी भी पुरस्कार को वापस करते हैं तो उसकी भी चर्चा होती है, तो एक तरह से उनको वो चीज मिल जाती है, वो चर्चा चाहते हैं, चर्चा हो गई उनकी। देखिए एक और बात है ना, जैसे मान लीजिए किसी कमजोर कवि को साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया जी, तो उसी की कविताओं की भारत की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संविधान से, समय उन्हीं का अनुवाद होने लगता है। जी। फिर वही पूरे देश में कवि मान लिया जाता है और बहुत सारे अच्छे कवि पीछे रह जाते हैं, उपेक्षित रह जाते हैं। तो ये लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं। मैं अगली बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने नागार्जुन से पहली मुलाकात उनके कहने पर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। जी। और नागार्जुन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसकी आलोचना गुण दोषों के आधार पर ही करते थे, सत्ता पक्ष के अच्छे कामों की प्रशंसा भी करते थे। इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या लेखक को सदैव सत्ता पक्ष के विरोध में ही खड़ा रहना चाहिए? मैंने देखिए कि बहुत एक जुमला मशहूर हुआ धूमिल की कविताओं से, वो जुमला सामने आया कि कवि विपक्ष में होता है। तो असल में देखिए किसी भी कवि का, किसी भी लेखक में सब आ गए, कथाकार भी, कहानीकार भी, उपन्यासकार भी, नाटककार भी। तो एक लेखक का सबसे बड़ा जो ध्येय होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है अपने समय की सच्चाई को सामने ले आना। जी। हाँ, लेखक सच से वाबस्ता होता है, सच का सामना करता है, उसका साक्षात्कार करता है।
अगर सत्ता गलत काम कर रही है तो बेशक मतलब रचनाकार उसका विरोध करेगा, जो जेन्युइन रचनाकार होगा। जी जी जरूर। लेकिन सत्ता अगर अच्छा काम करती है और खामखा उसकी आप आलोचना कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है जी। हाँ, मतलब जो सच्चाई है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रेखांकित भी करिए, जी जी। अगर कोई अच्छे काम नहीं कर रहा तो उसको रेखांकित मत कीजिए। जैसे देखिए आजकल एक बड़ी सीधी सी बात है, इसको तो आप भी जानते होंगे कि मैं खाली आपको याद दिला रहा हूँ कि जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी पीएम बने, तो भारत की जो विदेश नीति बनी जी उसके केंद्र में गुट निरपेक्ष आंदोलन था। जी हाँ। नॉन अलाइंड मूवमेंट। जी हाँ जी हाँ। और पूरी दुनिया में नेहरू की और भारत की बहुत मैंने कायदे से मतलब इज्जत थी। जी हाँ। और उसमें लोग कहते थे ना कि सोवियत रूस जो है भारत का स्वाभाविक मित्र है। जी हाँ। फिर नेहरू को ये भी पता था कि चीन की उपेक्षा करके हम पूरी दुनिया में दबदबा नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया। जी हाँ। अब ये अलग बात है कि चीन ने धोखा दिया जी और भारत पर हमला कर दिया। 62 का प्रसंग आपको पूरा याद ही होगा, वो मैं पूरा दोहराना नहीं चाहता यहाँ पर। वो नेहरू जैसे सीधे साधे सच्चे जो पीएम थे भारत के, उनके साथ छल किया चीन ने। जी हाँ जी हाँ। तो उस छल की तो हम आलोचना करेंगे। जी हाँ। लेकिन आप देखिए कि आरएसएस और जो बीजेपी सरकार है, इनकी नीति है प्रो अमेरिकन। जी हाँ, जैसे ये लोग पूंजीपतियों के पक्ष में, कारपोरेट के पक्ष में और अमेरिका के पक्ष में इन लोगों की एक माने स्ट्रेटेजी थी। मोदी जो पीएम बने तो उन्होंने अमेरिका का बहुत साथ दिया, ट्रम्प के चुनाव प्रचार तक में हिस्सा लिया उन्होंने। जी हाँ। लेकिन अंततः क्या हुआ, जैसे प्रो अमेरिका होना भारत की बहुत स्वाभाविक विदेश नीति नहीं रही कभी भी। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी भी विश्वसनीय नहीं रहा। जी हाँ, उसका और चीन का एक इतिहास रहा है, वो कभी विश्वसनीय नहीं रहे दोनों। लेकिन आप देखिए कि अंततः मोदी के न चाहते हुए भी, वर्तमान सरकार के न चाहते हुए भी अंततः चीजें कहाँ पहुँच गई, वहीं पहुँच गई। जी हाँ। जैसे एक नदी का प्रवाह होता है ना, नदी उसी धारा में बहती है। जी। तो पुनः हम उसी तरफ चले गए, रूस की तरफ चले गए, फिर चीन की तरफ चले गए, जी जी, जापान की तरफ चले गए। तो कहने का मतलब कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, और कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। लेखक का काम सिर्फ जैसे कला के लिए कला का नारा दिया जाता है ना, उसी तरह से विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। जी जी, प्रोटेस्ट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, रेजिस्टेंस जेन्युइन होना चाहिए, जो सच है उसको सामने लाने की बात होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जो सच्चाई है उसको आप सामने ले आइए। अगर तेजस्वी यादव कोई गलत काम करते हैं और विपक्ष में है तो क्या इसीलिए हम उनका साथ नहीं देंगे? भाई उनका भी इतिहास देखेंगे ना। बिल्कुल, उन्होंने क्या, अखिलेश यादव का भी इतिहास देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग आज ऐसे एक दौर में प्रवेश कर गए हैं ना, जहाँ हमारे सामने बहुत स्वच्छ साफ सुथरी वैचारिक राजनीति का कोई विकल्प बचा ही नहीं। जी नहीं, जी नहीं। हाँ, एक विकल्पहीनता का दौर है। जैसे मोदी अगर नहीं होंगे तो फिर अभी जो विपक्ष में नेता दिख रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है। उनसे जनता कोई बड़ी अपेक्षा नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी तक वो ऐसा कुछ अपना विचार, अपनी कोई बात ऐसी नहीं रख पा रहे हैं देश के विकास या गरीबों के या पूरे समाज के विकास के लिए कोई अपनी योजना स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, जिससे एक विकल्पहीनता बनी है। उस तरह का विजन नहीं दिख रहा है ना। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि विरोध के लिए विरोध। जी। अरे भाई देखिए, मैंने अगर कितने अदूरदर्शी लोग हैं, आप वोट अधिकार यात्रा रैली कर रहे हैं बिहार में, जी, आप बोल के चले गए, आपके मंच से कोई खड़ा होकर के पीएम को गाली दे रहा है, माँ की गाली दे रहा है, मतलब भद्दी गाली दे रहा है, उसका वीडियो आपने देखा होगा। जी हाँ, देखा। और उसका विरोध तक नहीं करा आप एक बार भी, यानी बोलने नहीं, ये नहीं, जैसे आपके मंच पर ऐसा आदमी चढ़ करके इस तरह से गाली ही क्यों दिया? जी। तो आप देख लीजिए, उल्टी हवा बह रही है। जी जी, सही कहा आपने।
हाँ, तो मोदी एक ऐसा नेता है ना जो तो ऐसी चीजों को लेकर के माहौल अपने पक्ष में करने में बहुत जी ही जी कुशल और माहिर है। जी जी। जी एक बात मैं यह पूछना चाह रहा था, जैसे कविता किसी कवि की कोमल भावनाओं की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति भर है, या आप इसे सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम भी मानते हैं? नहीं, जैसे देखिए कविता मनुष्य मन की जो कोमल भावनाएं हैं, जी जो संवेदनाएं हैं, उसकी अभिव्यक्ति भी है। जी और कविता सामाजिक चेतना की भी अभिव्यक्ति है। कविता अपना विरोध, अपना प्रतिरोध भी दर्ज करती है। जी। लेकिन सिर्फ कविता से सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है, उसका एक माध्यम बन सकती है बस। नहीं, जैसे कविता और साहित्य का काम है समाज में एक माहौल खड़ा करना। जी हाँ, एक परिवेश निर्मित करना। जी जी सिर्फ कविता और साहित्य से कभी परिवर्तन संभव नहीं है। जी जी हालांकि हमारा देश ऐसा देश रहा है ना जहाँ कविता के माध्यम से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। जी जैसे पूरा भक्ति काल का जो आंदोलन है, कबीर, जायसी, सूर और तुलसी का, उसको देखेंगे आप तो पाएंगे कि कविता ने उस दौर में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। जी। पूरी संस्कृति को गढ़ने और बचाने का काम किया था उस दौर में। उस समय आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने एक पूरी जनता को जागृत किए रखा, चेतना बनी रही और लोग अपनी संस्कृति, अपने देश के प्रति। लेकिन अभी है ना कि भक्ति काल में कविता धर्म से जुड़ी हुई थी। जी जी। तो धर्म से कविता जुड़ करके जनमानस में बहुत ही पॉपुलर हो गई, लोकप्रिय हो गई जी। लेकिन ऐसा मतलब सामाजिक तथ्य को लेकर के, सामाजिक चेतना को लेकर के, सामाजिक संघर्षों को लेकर के कुछ इस तरह का साहित्य भी नहीं लिखा गया है। शायद यह इसलिए हो सकता है कि उस समय जो स्थिति थी देश की और जो शासक वर्ग था, जिस तरह का उसका अत्याचार था, उसको देखते हुए उस समय के साहित्यकारों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता न बचा रहा हो। नहीं, एक बात और है ना कि जैसे मध्यकाल में तुलसी जैसे कवि ने समकालीन इतिहास से नायक नहीं चुने जी। अपने समय से उन्होंने नायक को नहीं चुना है। राणा प्रताप को भी नहीं चुना और अकबर को भी नहीं चुना। उन्होंने पौराणिक आख्यानों में जाकर के राम को चुना, राम को चुना उन्होंने। तो ये मतलब तुलसी का एक अपना बहुत बड़ा विजन था, उनकी अपनी बहुत बड़ी दृष्टि थी, जिसमें उन्होंने उस पतन के दौर में और पुराणों से कथानक लेकर के राम को गढ़ा और एक बहुत अच्छे राज्य की परिकल्पना भी थी जिसको राम राज्य कहा जाता है। तो एक मतलब विजनरी अप्रोच था उनका, जैसे यूटोपियाई कह लीजिए आप उसको। इसकी वजह ये बहुत स्वप्नदर्शी कवि थे तुलसीदास जी। इसकी वजह ये भी हो सकती है, इस तरह के तुलसीदास जी या अन्य जिन भी कवियों ने यह रास्ता अपनाया कि उन्होंने पौराणिक इतिहास से अपने नायक लिए, कि अगर तत्कालीन किसी को लेते जैसे राणा प्रताप या जो है किसी तो अगर ऐसा वो करते, ये उनकी रणनीति थी ना, अगर ऐसा करते तो तुरंत सत्ता के कोप का शिकार हो जाते। इसीलिए उन्होंने ये नहीं, बिल्कुल बहुत स्पष्ट बात है ना कि जैसे वो अपने समकालीन किसी नायक का चुनाव करते तो सत्ता के कोप का भाजन बन जाते। अच्छा, आप जनवादी आंदोलन से आपका जुड़ना कैसे हुआ? वो मैंने आपको आरंभिक दौर में ही बताया कि 1980 के आसपास में आरा जैन कॉलेज का स्टूडेंट था। और वहाँ आरा में चंद्रभूषण तिवारी जैसे जनवादी आलोचक सक्रिय थे, जिन्होंने वाम का संपादन भी किया था। अगर लघु पत्रिकाओं का इतिहास आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 1970 के दशक में वाम की ऐतिहासिक भूमिका रही है। अच्छा। हाँ, 3 अंक उसके निकले 1971, 72, 73 में। अच्छा। और 1971, 72 और 74 में तब तक जेपी मूवमेंट शुरू हो गया। 74 में इस बात को थोड़ा और स्पष्ट देखिए, मैं बता रहा हूँ कि 1971 में वाम का पहला अंक आया। अच्छा। फिर 72 में दूसरा अंक आया। फिर उनका 74 में तीसरा अंक आया जी। इसके बाद उनकी पत्रिका बंद हो गई और तब जेपी में आंदोलन भी शुरू हो गया। 74 में बिहार से ही शुरू हुआ था। लेकिन उन 3 अंकों ने
पूरे हिंदी साहित्य की दिशा को जनवादी विचारधारा से जोड़ने का काम किया था, एक धार देने की कोशिश की थी। उसमें बड़े बड़े लेखक छपे थे। उसमें ज्ञान रंजन की कहानी बहिर्गमन छपी थी, कामतानाथ की कहानी युद्ध छपी थी, इसराइल की कहानी फर्क छपी थी उसमें, शेखर जोशी की कहानी बच्चे छपी थी, असगर वजाहत की कहानी केक छपी थी। मतलब वहां में जितनी कहानियां छपी सब आज माइलस्टोन मानी जाती हैं। उसमें आलोक धनवा की कविता जनता का आदमी छपी थी जो माइलस्टोन मानी जाती है। चंद्रभूषण तिवारी धूमिल के समकालीन थे। धूमिल का 36 में जन्म हुआ था, उनका 1931 में हुआ था। धूमिल से 4 साल 5 साल वो सीनियर थे। एक आलोचकों की पीढ़ी थी जिसमें चंद्रभूषण तिवारी थे, शिव कुमार मिश्र थे, रमेश कुंतल मेघ थे। ये वो पीढ़ी थी जो नामवर सिंह से थोड़ा जूनियर थी। अच्छा। हाँ, जैसे नामवर सिंह का जन्म 1926-27 में हुआ था, जहाँ तक मेरी स्मृति में बात आ रही है। तो 3 साल 4 साल नामवर सिंह इन लोगों से सीनियर थे। तो आरा में क्योंकि वो केंद्र में थे, उन दिनों साहित्य के केंद्र में थे, जैन कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर भी थे और मेरा संपर्क उनसे हुआ। और बहुत सारे लेखक थे उन दिनों आरा में जो बड़ी पत्रिकाओं में छपते थे, जैसे मिथिलेश्वर, मधुकर सिंह, तो इनके संपर्क में भी था। तो चंद्रभूषण तिवारी के संपर्क में आने के चलते हम लोग जनवादी विचारधारा और मार्क्सवाद के संपर्क में आए। ये हकीकत है, लेकिन निरंतर हम लोगों ने अपने को अध्ययन से समृद्ध करने का काम भी किया और धीरे धीरे एक व्यापक विस्तीर्ण जमीन भी मिली साहित्य की। मतलब उसी धारा तक हम लोग सिमटे भी नहीं रहे, अपने को बराबर विस्तार देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल अपना एक स्वतंत्र आधार भी तैयार करते रहे। हाँ जी जी बिल्कुल। मतलब चंद्रभूषण तिवारी की बहुत सारी बातों से, उनकी कहानी और कविता की आलोचना को लेकर के आज मेरी असहमतियां भी हैं। जी जी। नामवर सिंह की आलोचना को लेकर के बहुत सारी असहमतियां हैं। जी। अच्छा, जनवादी कविता, जन कविता या कहानियों में आप मूलतः क्या अंतर पाते हैं? कविता और कहानी में? जी हाँ, जनवादी कविता। देखिए ऐसा है कि बहुत कम ऐसी कविताएं, बहुत कम ऐसी कहानियां लिखी गई हैं जनवादी धारा में जिसको आप जेन्युइन कह सकते हैं, जिसमें जीवन और समाज का यथार्थ अपनी पूरी प्रामाणिकता के साथ उपस्थित हुआ है। जी। इस दौर में बहुत सारा यांत्रिक लेखन भी हुआ, जैसा कि हर आंदोलन के साथ होता है। जैसे समांतर कहानी का आंदोलन चला, नई कहानी का आंदोलन चला, तो उसमें बाद में चल करके यांत्रिक लेखन भी होने लगा। जैसे 90 के दशक में आपने देखा होगा कि दलित विमर्श जो शुरू हुआ, या राजेंद्र यादव ने स्त्री विमर्श शुरू किया, हंस को प्लेटफॉर्म दिया, हंस का प्लेटफॉर्म खड़ा किया उन्होंने। तो आपने देखा होगा कि दलित लेखन में बहुत सारा लेखन यांत्रिक होने लगा। स्त्री विमर्श में बहुत सारा लेखन यांत्रिक होने लगा। वास्तविकता से दूर होता चला गया दोनों। हाँ, तो यांत्रिकता वहीं आती है ना जहाँ लेखक जो है वो सच्चाई और वास्तविकता को नहीं पकड़ पाता है, वो यथार्थवाद से दूर हो जाता है। वर्तमान में जैसे आप प्रेमचंद को पढ़िए। प्रेमचंद को जब भी आप पढ़ेंगे, भले उनकी वैचारिकी से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन आप देखिए कि आपको उनका लेखन संजीदा लगेगा, प्रामाणिक लगेगा। फणीश्वरनाथ रेणु का महिलाचल पढ़िएगा, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़िएगा, राही मासूम रजा का आधा गांव पढ़िएगा, तो आपको उसमें एक प्रामाणिकता नजर आएगी, एक विश्वसनीयता। जैसे लगेगा आपको कि ये मतलब मेरा देखा हुआ समाज है, और उसमें लेखक अपनी एक अंतर्दृष्टि भी देता है। तो जनवादी देखिए, एक बार मैंने हिंदी के बड़े लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी का इंटरव्यू लिया था 2002 में। तो उन्होंने इसी तरह का आरोप प्रगतिशील लेखन पर भी लगाया था। अच्छा। उन्होंने कहा था ना कि प्रगतिशील आंदोलन जो शुरू हुआ 36 में, तो उसमें लेखन के नाम पर बहुत सारा, जैसे समुद्र के किनारे आके झाग पैदा होता है,
तो उसी तरह से बहुत सारा लेखन हुआ जिसमें झाग ही झाग दिखाई देता है। मतलब वास्तविकता क्या है? जैसे गेहूं की फसल काट के आप खलिहान में ले आते हैं और उसमें आपको छिलका और भूसा ज्यादा निकले, दाना कम निकले। जी, तो प्रगतिशील आंदोलन में, जनवादी आंदोलन में भी कालांतर में चल के पता चला ना कि दाने बहुत कम है, भूसा और छिलका बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसको तो मैं बेहिचक मानता हूँ ना, सारा कुछ जो लिखा गया वो प्रामाणिक नहीं है। ये हर आंदोलन के साथ होता है। ये वर्तमान में जो जनवादी आंदोलन है, ये आप इसको कहाँ का पाते हैं? देखिए, एक और बात जान लीजिए, जैसे कबीर जब तक जीवित थे जी, तब तक उनकी विचारधारा का रंग ही कुछ और था। जी, जब कबीर का निधन हुआ जी, तो उनके नाम पर मठ भी बन गया, जी, लेकिन उनकी विचारधारा लगातार क्षीण होती चली गई। जी, ये हर आंदोलन के साथ होता है। जैसे प्रगतिशील आंदोलन कभी शुरू हुआ, लेकिन संगठन तो अभी चल रहा है। जैसे इफ्टा का आंदोलन, उस पर तो मैंने रिसर्च ही किया है। जी, जी, तो पीपुल्स थिएटर मूवमेंट का आंदोलन 1943 में, 1941-42 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में चला था। जी, 1942 में ही तो भारत छोड़ो का नारा लगा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने नारा दिया था। जी, जी, तो उसी आसपास इफ्टा का आंदोलन भी शुरू हुआ था और बंगाल में अकाल पड़ा था उसी की मतलब प्रतिक्रिया में। आपने लेकिन संगठन तो अभी इफ्टा का चल रहा है लखनऊ में भी। और आपने इफ्टा की बात की तो इसी से जुड़ा एक मन में बात आ रही है कि आप इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इफ्टा आंदोलन से भी जुड़े रहे। जन नाट्य से जुड़ने का ख्याल मन में आपके कब आया और क्यों आया ये? नहीं, मैं भारतीय जन नाट्य संघ से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं हिंदी से एमए करके 1986-87 में रिसर्च के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। तो हमको हिंदी के एक बड़े आलोचक जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय बल्लभ विद्यानगर में गुजरात में उन दिनों हिंदी के हेड थे, जी, जी, तो उन्होंने कहा कि यूजीसी में नामवर सिंह सलाहकार हैं और उन्होंने एक प्रोजेक्ट दे रखा है, भारत में जन नाट्य आंदोलन पर जो काम करेगा उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी जी, और बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया जी, और न चाहते हुए भी मैंने इफ्टा पर काम शुरू किया। जी, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा लगाव पैदा होता चला गया। बहरहाल जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि संगठन बने रहते हैं, जैसे इफ्टा भी है, प्रगतिशील लेखक संघ भी है, जनवादी लेखक संघ भी है, जन संस्कृति मंच भी है, लेकिन आंदोलन नहीं है। जी, जी, हाँ, आंदोलन नहीं है। जी, जैसे 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 लालू यादव तो आज भी जीवित हैं। जी हाँ, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान है, अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, लेकिन जेपी आंदोलन तो नहीं है ना। नहीं, समाजवाद तो उनके साथ ही देखा जाए चला गया। समाजवाद को तो इन लोगों ने विदाई दे दी विदा कर दिया है बिल्कुल। अब तो जो वाद वो चला रहे हैं उसको क्या कहा जाए, उसको एक नाम देने की जरूरत पड़ गई है। उसे क्या नहीं, उसमें सब कुछ हो सकता है जैसे, लेकिन समाजवाद नहीं है। हाँ जी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ साम्यवाद नहीं रह गया है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि बिहार में विपक्षी दलों की जो रैली निकल रही है उसमें गाड़ी के बोनट पर 3 नेता दिखाई देते हैं। एक नक्सली नेता है दीपंकर भट्टाचार्य जो बीच में रहते हैं, और अगल बगल तेजस्वी यादव, राहुल यादव रहते हैं, राहुल गांधी सॉरी यादव नहीं रहते, गांधी। लेकिन बिहार में यादव कहीं दबदबा है तो राहुल गांधी को भी उसी से जोड़कर देखा जा सकता है। ये बल्कि स्थिति तो ये समझ में आती है, गांधी पहचान जो है ना वो कहाँ है, वो तो मतलब तेजस्वी आगे आगे हैं, राहुल पीछे पीछे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। वहाँ पर तो स्थिति ऐसी दिख रही है कि जैसे कांग्रेस वहाँ पर तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के सहारे अपने को खड़ा किए हुए है। नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में ही अगर राहुल गांधी आए तो यहाँ तो अखिलेश ना आगे रहेंगे। ऐसे बिहार में तेजस्वी यादव रहेंगे और माले के दीपंकर भट्टाचार्य रहेंगे। CPIML के नेता है दीपंकर भट्टाचार्य, जिनका राइटर फोरम है जन संस्कृति मंच। जी, जी, जी। तो ये मतलब आज का दौर है। जी, भाई साहब इसको 2 मिनट के लिए ब्रेक देंगे, इसको सेव कर लें, फिर आपको हम कॉल कर रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट। फिर हमको कल करिएगा। कल? अच्छा,
ठीक है। या आज भी कर सकते हैं रात वात में। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर मैं आता हूँ। रात में 9 बजे के बाद आप कर सकते हैं। जी जी, ठीक मैं है। 12 बजे तक जगह रहता हूँ। अच्छा ठीक है सर। रात ही में कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी, बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार।